हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो चैप्टर करेंगे, जो टॉपिक करेंगे, वो करेंगे विराम चिन्ह, जिन्हें इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स कहा जाता है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हिंदी में है। और ये कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है विराम चिन्हों में। थोड़ी पहचान और अगर आपको नियम याद हैं तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार रीड करिएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ लगता है कि इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो आप वहाँ पे तुरंत पहचान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स। विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम लेना या ठहरना। ऑब्वियसली अगर आप कोई चिन्ह लगा रहे हो, कोई भी साइन मार्क कर रहे हो अगर इन द सेंटेंस, तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, कुछ देर के लिए पोज कर रहे हो। पढ़ने वाले को, जो रीडर होता है, हम किसी शब्द या वाक्यांश पर बल देने के लिए थोड़ा रुकते हैं ताकि हमारी बात स्पष्ट होकर दूसरे व्यक्ति की समझ में आ सके। लिखते समय भी रुकने की इस प्रक्रिया को कई चिन्हों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। अच्छा, अब ये देखिए, अगर हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो हम क्यों यूज़ करते हैं वहाँ पर सेमी कोलम या फिर कॉलम या जो वो क्या बोलते हैं, नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जैसे दोनों साइड हम कोमाज लगाते हैं या एक्सक्लामेटरी साइन लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमाज होते हैं। वाई वी यूज्ड? बिकॉज यहाँ पर हम सेंटेंस को थोड़ा क्या करते हैं, एक तो उसको एक्सप्रेसिव बनाने के लिए ताकि वो अच्छा लगे, प्लस जो सेंटेंस की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, उदाहरण के लिए दो उदाहरण देखें। रोको, मत जाने दो। रोको, अब अगर आप किसी को बोलते हो कि रुक, रुक, रुक के बाद थोड़ा सा पोज करते हैं, रुक इधर आ, या रुक मेरी बात सुन, ऐसे बोलते हैं तो इसके लिए कोमा यूज़ करते हैं। रोको मत, रोको मत जाने दो। इस सेंटेंस को बोलने के दो वेज होते हैं। अगर आप बोलते हो रोको, रोको मत जाने दो, या रोको मत जाने दो, इट मीन्स, देखिए यहाँ पर सेंटेंस का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। रोको मत जाने दो मतलब उसको जाने मत दो, रोक लो, या रोको मत जाने दो। अगर कोमा, प्लेस अगर चेंज होता है तो वहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाता है टोटली। यहाँ विराम चिन्ह के प्रयोग के कारण दोनों वाक्यों में एक डिफ्रेंशिएट आ गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भाई परिभाषा, पढ़ते और लिखते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए, रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए चिन्ह जो लगाते हैं वो होते हैं हमारे विराम चिन्ह। ठीक है, ये चिन्ह कुछ इस तरह से होते हैं, निम्नलिखित हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है। पूर्ण विराम हमेशा ऐसे लगाते हैं हम किसी भी, देखिए जैसे इस सेंटेंस में लिखा है ये पूर्ण विराम है, ये भी पूर्ण विराम है, ये भी पूर्ण विराम है। प्रश्न सूचक चिन्ह सबको पता होगा। प्रश्न जो क्वेश्चन मार्क होता है ये प्रश्न सूचक चिन्ह होता है। फिर है विवरण। विवरण, हाँ, हम अगर कोई भी जैसे बोलते हैं हिस्ट्री वगैरह में हेडिंग डाल के लिखिए इंग्लिश में या हिंदी में, तो हम हेडिंग डालने के बाद उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द, हम उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, विवरण कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। हंस पद को इस तरह से डिजाइन किया जाता है। अल्प विराम मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना, अल्प विराम थोड़ी देर के लिए ठहर जाना, तो यहाँ पर कोमा का यूज होता है। विस्मयादिबोधक, जिसे एक्सक्लामेटरी साइन बोला जाता है इन द इंग्लिश, तो दिस साइन। योजक चिन्ह ये होता है। कोष्टक होता है, ये इस तरह का कोष्टक होता है। ठीक है, और अर्ध विराम मतलब सेमी कोलन बोला जाता है। निर्देशक ये होता है। उदाहरण चिन्ह जिसको इन्वर्टेड कोमास बोला जाता है, ऐसे सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप एक बार जरूर देखिएगा इनको। पूर्ण विराम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रश्न सूचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का यूज होता है। बिल्कुल होता है। प्रश्न सूचक अगर वाक्य है तो वहां पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क साइन आएगा। विस्मयादिबोधक हाय, छी, अरे, ओ, जी, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उनमें एक्सक्लामेटरी साइन आता है। यू नो वेरी वेल, आई थिंक। और वाक्यों के अतिरिक्त अन्य वाक्यों के अंत में सब में क्या होगा, फुल स्टॉप मतलब पूरा रुक जाओ, पूर्ण विराम का यूज किया जाता है। सेंटेंस है, हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। विनोबा जी ने भूदान आंदोलन चलाया, यहाँ पे भी पूर्ण विराम है। शुभम आज नहीं आएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है पर कंप्लीट है तो पूर्ण विराम है।
प्रश्न सूचक चिन्ह देखिए, जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में इनका यूज किया जाता है। आप दिल्ली कब आओगे? अभी अब आप दिल्ली कब जाओगे या आओगे, तो यहाँ पर क्या है, कब, वेन आर यू कमिंग या वेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। तो ये क्या है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम चाहते क्या हो? अगर बुरा न माने तो एक बात कहूँ, ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर तुम बुरा न माने तो मैं कुछ कहूँ, मैं आप पर विश्वास कैसे करूँ, आप कब आए, व्याकरण का क्या महत्व है। जिस भी सेंटेंस में आपको WH फैमिली से रिलेटेड अगर कोई भी वर्ड यहाँ पे शो होता है तो ऑब्वियसली वो सेंटेंस किससे रिलेटेड है, वो क्वेश्चन मार्क टाइप से रिलेटेड है। यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क का यूज करोगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक को इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन कहा जाता है। दुख, हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य या विस्मय आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। विस्मय आदि बोधक सूचक शब्द के बाद इस चिन्ह का प्रयोग होने पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम या प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, हाँ बिल्कुल, अगर आपने देखा हो एक्सक्लेमेटरी साइन वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं तो एक्सक्लेमेटरी साइन हमेशा बीच में लगता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है लो, लो, अब एक्सक्लेमेटरी साइन, छुट्टी हो गई, इसके बाद या तो पूर्ण विराम लगेगा या फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, वो सेंटेंस देखना है आपने कि सेंटेंस हमें क्या एक्सप्रेस कर रहा है। अरे वाह तुम तो प्रथम आ गई, लो छुट्टी हो गई, हाय राम मैं तो लुट गई, अरे आप कहाँ रह गए थे, कहाँ रह गए थे, मतलब यहाँ पे WH फैमिली से रिलेटेड है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक आएगा। सचिन वाह क्या छक्का मारा। अब देखिए यहाँ पे सचिन के बाद पोज किया है इन्होंने, कोमा लगाया है, वहां के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन एंड क्या छक्का मारा, क्या क्या व्हाट, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक। अरे मोहन तुम यहाँ कैसे, ये भी विस्मयादि बोधक। अरे यह क्या हो गया, ये दुख का है, आपकी यात्रा सफल हो, शुभकामना है। आहा कितना सुंदर फूल है, ये खुशी के लिए, हर्ष के लिए। दुष्ट तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती, तो ये ग्लानि भाव है। ठीक है, जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती हैं फीलिंग्स वाली भावाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। अल्प विराम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वाक्य में आए एक ही प्रकार के पद, पदबंध या उपवाक्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम का यूज किया जाता है। जैसे लता, रामेश्वर, सीता और घनश्याम पिकनिक पर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, एक ही प्रकार के पद या पदबंध। अब यहाँ पर नाम दिए हैं तो आप हर बार ये थोड़ी लिखेंगे लता और रामेश्वर और सीता और घनश्याम, नहीं, ये एक्सेसिव यूज हो जाता है सेंटेंस में, आप इतना यूज नहीं कर सकते। इन द कंजक्शन का यूज एंड जो है वो आपको पता है, दो किसी वर्ड को, दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करता है कंजक्शन, जिसे संयोजक चिन्ह कहा जाता है या शब्द। तो यहाँ पर लता के बाद कोमा, रामेश्वर के बाद कोमा, सीता और घनश्याम, आपको देखना है लास्ट वाला अगर वर्ड है तो उसके बीच में और लगाना है। पिकनिक पर नहीं जाएंगे, तो ये विस्मय बोधक है। राकेश की बहन, कोमा लगाया, छोटा भाई और रजत एक ही कक्षा में। अब यहाँ पर ये पदबंध है। ठीक है, आप 3 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, राकेश की बहन, कोमा, छोटा भाई और रजत, रजत कोई और है, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, तो ये पदबंध है। अर्ध विराम देखिए, अर्ध विराम इसको सेमी कॉलम बोला जाता है इन द इंग्लिश। वाक्य में जहां अल्प विराम से अधिक देर रुकना होता है, अल्प विराम का मीनिंग मैंने आपको बताया, अल्प विराम एक कॉमा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अर्ध विराम ये अलग होता है, अल्प विराम ये होता है मतलब कॉमा, और अर्ध विराम एक ऊपर बिंदी और एक कॉमा जिसे सेमी कॉलम बोला जाता है। वाक्य में जहां अल्प विराम से ज़्यादा देर रुकना हो तो वहां पर अर्धविराम का यूज़ किया जाएगा। जब मुझे पैसे मिलेंगे आपको लौटा दूंगा। ठीक है, जब मुझे पैसे मिलेंगे इनकम्प्लीट है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, मैं आपको लौटा दूंगा या आपको लौटा दूंगा। गति ही जीवन है और जड़ता है मृत्यु, मतलब चलते रहना है तो ये हमारा मोशन जो होता रहता है वही जीवन है। अगर आप रुक गए कहीं पे या फिर बैठे रहे, इट मीन्स ये क्या है, डेथ। तो यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोष्टक का प्रयोग इन रूपों में किया जाता है। मैंने आपको कोष्टक का साइन भी रिप्रेजेंट किया था, कोष्टक ऐसे होता है। ठीक है, ये कोष्टक का चिन्ह इन रूपों में किया जाता है। एक तो क्रम सूचक अक्षर या अंकों के साथ, जैसे पूर्व,
पश्चिम। वाक्यांश या कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए मन का फेर दे। वाक्यांश या शब्द, कठिन शब्द। अब देखिए मन का, एक तो मन का अपने अंदर के मन का, और एक मन का मोती। ठीक है, आपको पता है ये क्या है? ये क्या है भाई? ये वो है, फिगर ऑफ स्पीच में आता है, ये अलंकार में बोला जाता है। मन का फेर दे। ठीक है, इन दोनों का अलग मीनिंग होते हैं। ये मन का मतलब अपने अंदर के मन का, और ये मन का मोती। तो आपको पता चल गया, कर्म सूचक अक्षर जो भी होंगे वो पूर्व या पश्चिम के लिए कोष्टक का यूज होगा। फिर है संक्षेप सूचक लाघव चिन्ह। इसको जीरो या ओ, छोटा स्मॉल सा बोल बना दो। किसी बड़े शब्द, कार्यालय या पदनाम को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए बिल्कुल। देखिए, हम हमेशा डॉक्टर के आगे ये ज़रूर लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये बड़ा शब्द है। ये कार्यालय या मतलब ऑफिशियल यूज़ के लिए पदनाम को संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में लिखने के लिए आप ऐसे लिखते हैं। दिल्ली नगर निगम को आप ऐसे लिख सकते हैं। नॉट प्लेस को आप सीपी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर लाघव चिन्ह का यूज़ करना पड़ेगा, संक्षेप सूचक चिन्ह का। मैं आपको बोर्ड पे और ले दूंगी, इसके जो उदाहरण हैं थोड़े बहुत वो मैं ले दूंगी, बोर्ड पे लेंगे वो क्लास, लेकिन अभी सिर्फ ये पेजेस फॉर्म में ये हैं। योजक चिन्ह कैसा होता है? योजक चिन्ह देख लीजिए। समानार्थी या विपरीतार्थी युग्मों के बीच योजक चिन्ह का यूज़ किया जाता है, जैसे हार जीत, रात दिन, क्योंकि ये एक तो विपरीतार्थक होते हैं, या समानार्थी भी हो सकते हैं, नगर नगर। देखो, भूख प्यास अलग अलग है। अच्छा बुरा ये विपरीत है। लाल पीला, राष्ट्र प्रेम, नगर नगर, लेन देन। ठीक है, ये समानार्थी या फिर विपरीतार्थी जितने भी युग्म है, युग्मों के बीच होता है हमेशा योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, इसका प्रयोग किसी उदाहरण या कथन से पहले होता है, बिल्कुल। जैसे गीता ने कहा मैं आज कुछ उदास हूँ। उदाहरण या कथन है, ये उसकी स्टेटमेंट है। गीता सेड, ठीक है, गीता ने कहा। सौरभ, मैं यह नहीं मान सकता। राजेश, तुमने यह नई पुस्तक कब खरीदी? बुद्ध ने कहा जीव हिंसा पाप है। अगर किसी की स्टेटमेंट वहां पर आपको फोकस कर रही है इन द सेंटेंस, तो वी विल यूज ऑलवेज निर्देशक चिन्ह, ये इंस्ट्रक्टर जो साइन होते हैं उसका यूज होता है। उद्धरण चिन्ह ये होते हैं, इनको बोला जाता है इन्वर्टेड कोमास। किसी कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कांग्रेस ने 1942 में नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, किसी लेखक के उपनाम, कविता, लेख, पुस्तक के शीर्षक, इसको उद्धृत करने के लिए इकारे, इकारे मतलब सिंगल कोमास, उसके लिए डबल कोमास। जैसे कविता आ जाए, कोई लेख आ जाए, कोई पुस्तक का आ जाए नेम, शीर्षक को, पुस्तक के शीर्षक को फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कृत अभिनंदन, ये लेख हो सकता है। अगर आपको लेख को दिखाना है तो ऐसे कोमास से, अगर आपको पुस्तक को दिखाना है ऐसे कोमास से, कविता को दिखाना है तो कोमास से हम रिप्रेजेंट करते हैं। द लास्ट वन इज हंस पद। ये क्या होता है? वाक्य लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए हम हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आज हम सब प्रसन्न हैं। अगर आपने छोटे मतलब छोटे नहीं, जब हम स्कूल लेवल पे थे तो क्या होता था, अगर इन द सेंटेंस हमारा कोई वर्ड छूट जाता था और बिल्कुल जगह ही नहीं होती थी वहाँ पे, तो मतलब हमने कुछ वर्ड लिखा, जैसे ये वर्ड है और यहाँ पे कोई जगह नहीं है लिखने की, तो हम ना एक ऊपर साइन सा बना देते थे कि भाई एक साइन बनाओ और ऊपर की तरफ लिख दो। इससे क्या हो जाएगा कि वो जो हमारा इन्विजिलेटर होगा, जो भी चेक करेगा हमारी कॉपी वगैरह को, तो वो समझ जाएगा कि हमने ऊपर कुछ लिखा है। आज हम सब प्रसन्न हैं। आज बहुत गर्मी है। मैंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की है। हम दिल्ली लाल किला देखने जाएंगे। ऐसे टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हंस पद का यूज़ किया जाता है। ज़रूर से भी ज़रूर करके जाएगा अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और कहीं पे भी अगर हिंदी सेक्शन आपके पेपर में आता है, इंक्लूड होता है, तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ईजी है। बस एक बार इसके रूल्स वगैरह ज़रूर, आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ के जाएगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू।